Hello everyone, welcome back to our other scholars. Now we are covering second last chapter in रेड जोन चैप्टर. इसके बाद हमारे रेड जोन चैप्टर जो होगा उसका एक लास्ट जो है चैप्टर बचेगा 11th चैप्टर, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है. इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी और इसके बाद ये चैप्टर कवर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो 11वां चैप्टर है ये अकेला कितने मार्क्स का वेटेज लेके चलता है, 20 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. तो आज हम जो है कर्म को कंप्लीट करने वाले हैं. अब कर्म के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, या फिर कर्म को आपने भी पढ़ रखा होगा कि कर्म होता क्या है. ठीक है, तो देखो कर्म का मतलब क्या होता है, एक्शंस होता है. ठीक है, और इसी के ऊपर जो है पूरी की पूरी जो आयुर्वेद है वो काम करती है, क्योंकि अगर कोई भी ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स या कोई भी मैटर होगा वो कोई कर्म नहीं करेगा, जो कि हो नहीं सकता, बट अगर नहीं करेगा तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं है. तो उस तरीके से जो कर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ट्रीटमेंट में. ठीक है, तो आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है #DG जो है आप मार्क करके इसके अटेंडेंस लगा देना. अब हम आगे जो है बढ़ते हैं. तो कर्म के बारे में आप कितना जानते हैं, तो कर्म के बारे में हम सिर्फ अभी इतना जानते हैं कि यत्र श्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत्त द्रव्यम, की कोई भी द्रव्य है या कोई भी मैटर है तो उसमें कर्म और गुण दोनों होते हैं. कर्म और गुण के बिना जो है द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा. ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसके कुछ ना कुछ कर्म होंगे ही. तो वैसे ही अगर हम कर्म की व्युत्पत्ति निरुक्ति और लक्षणों को देखते हैं तो किसी भी चीज़ को लिखने का फॉर्मेट यही होता है कि सबसे पहले आप उसकी व्युत्पत्ति लिखो, फिर आप उसकी निरुक्ति और उसकी परिभाषाओं को एक्सप्लेन करो. देखो व्युत्पत्ति को कैसे याद रखना है, का में का है और माँ है कर्म में, तो माँ से मनीन और का से क्रम, तो क्र धातु में मनीन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है. निरुक्ति क्या हो जाएगा, क्रियते इति कर्मा. देखो बहुत छोटी सी है, क्रियते इति कर्मा याद करना जरूरी है कि जो किया जाए वो कर्म है. अब कोई भी करे वो कर्म, चाहे वो ड्रग करे कर्म या कोई मैटर वो कर्म कर रहा है, और उसी कर्म से हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण के बारे में आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, इन्होंने काफ़ी सारे बातें बोली हैं. अब आचार्य चरक ने क्या बोला है, संयोगे चे विभागे चे कारणम द्रव्यमात्र आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यदुपेक्षते. अर्थात संयोग और विभाग का जो कारण है, जो द्रव्य के आश्रित भी है, वो किसको बोला गया है, कर्म को बोला गया है. ठीक है, और ये कर्तव्य जो है उसके निष्ठा होता है, ये सारी बातें बोली गई हैं. यत् कुर्वन्ति तत्कर्मा, ये श्लोक तो अपन ने हमारी जो है फर्स्ट जब अपन ने पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जो किया जाए वो क्या है, कर्म है. या प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, या प्रवृत्तिस्थु खलु चेष्टा कार्यार्था. ये 3-4 इसमें श्लोक दे रखे, जिसमें से आपको जो श्लोक याद होता है वो आप याद कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है अपन को, या क्या समझना है कि यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि द्रव्य में आश्रित क्रिया जो संयोग और विभाग में कारण हो, ठीक है, वो क्या है, कर्म है. कि कर्म जो होता है ना वो केवल कार्य नहीं है, ये क्या है, ये हमको बताता है कि कोई भी ड्रग जो होता है उसके कैसे एक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करती है. ठीक है, तो आपको ये श्लोक याद रखना है. तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको चार्ट फॉर्म में एक समझा रखा है कि कोई भी द्रव्य है जब वो शरीर में प्रवेश करता है ना, तो हमारे शरीर में उसका क्या होता है, संयोग होता है. या तो किसी तरीके का संयोग होगा या किसी तरीके का विभाग होगा, और फिर वो कोई ना कोई कर्म करता है जिससे हमारी बॉडी में काम होता है. ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस पढ़ेंगे कर्म के, कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं. तो अभी हम छोटी सी शुरुआत करते हैं. तो देखो दीपन और पाचन कर्म, इसके बारे में तो सभी ने सुना हुआ होगा कि दीपन पाचन कर्म क्या होता है. तो दीपन कर्म और पाचन कर्म को अपन देखते हैं. देखो दीपन कर्म क्या होता है, दीपन का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि कोई चीज़ हम जला रहे हैं. तो दीपन कर्म क्या होता है कि जो जलाने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है. अब ये किसको बढ़ाता है, ये अग्नि को बढ़ाता है. तो आपको ये याद रखना है कि अग्नि को प्रदीप्त करता है. परंतु यहाँ पे पाचन भी लिखा हुआ है, तो क्या पाचन पचाने का काम करेगा, तो पाचन दीपन नहीं करेगा और दीपन पाचन नहीं कर सकता. मतलब दोनों जो है साथ में आएंगे पर दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, ऐसा होता है. मतलब देखो दीपन जो है वो आम रस का पाचन नहीं करता. अब जब अग्नि मांद्य हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे शरीर में खाना नहीं पच पा रहा, और जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होता तो वो जो खाना है वो अपक्व है, और उस अपक्व को क्या बोला गया है, आयुर्वेद में आम बोला गया है. ठीक है, जो अत्यंत कफयुक्त होता है. अब ये जो आम है इसको पचाने का कार्य जो होता है वो पाचन कर्म का होता है, जो पाचन कर्म की औषधियाँ करती है. और दीपन कर्म की औषधि अग्नि को प्रदीप्त करती है ताकि अग्नि का बल बढ़े और वो अपक्व जो मल है या अपक्व जो रस है वो क्या हो जाए, पक्व अवस्था में आ जाए. उदाहरण के लिए अगर अपन देखें कि दीपन औषधियों में क्या आता है, तो देखो दीपन मतलब अग्नि को बढ़ा रहा है, तो क्या ऐसे रस हम यूज़ करेंगे जिसमें अग्नि महाभूत हो. तो कटु, अम्ल और लवण रसों में क्या होता है, अग्नि महाभूत होता है और इनका उष्ण वीर्य होता है,
जिसके कारण ये क्या करते हैं, दीपन कर्म करते हैं। तो महाभूत कौन सा हो जाएगा, वायु और अग्नि महाभूत होगा। कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आ रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो हमारे शरीर में क्या होता है, भूख कब लगती है हमको, आपको भूख कब लगती है कि जब कि ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आपका जो स्टमक होता है ना वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हंगर कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्यों करता है, क्योंकि आपके शरीर में जो होता है अग्नि बहुत बढ़ जाती है और वो क्या होती है कि काम करने के लिए क्या मांगती है, खाना मांगती है। तो जब आपकी अग्नि बढ़ जाएगी, यानी कि जब आप दीपन औषधियों का इस्तेमाल करते हो तो आपकी भूख भी बढ़ जाती है। अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब पाचन कर्म के ऊपर आ जाते हैं, तो दीपन कर्म को सब कुछ समझ गया। अब देखो पाचन कर्म के बारे में क्या है कि जो आम रस का पाचन करे, मतलब अगर आपके शरीर में आम बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसका पाचन करता है। अग्नि को नहीं बढ़ाएगा ये, बस सिर्फ क्या करेगा, पाचन करने का काम करेगा। देखो यहाँ पर नाग केसर बोला गया है उदाहरण में, जो अग्नि को बढ़ाए और पाचन और आम का पाचन भी करें, ठीक है। तो दीपन और पाचन औषधियाँ क्या हो जाएगी, दोनों को अगर अपन मिक्स करें तो वो यही क्या है कि दीपन पाचन औषधियाँ वो होती है जो अग्नि को बढ़ाते हुए क्या करती है, पाचन करने का काम करती है, जो कि चित्रक बोला गया है। जैसे जो हमारी पंचकोल बोली गई थी हमारे पास, ठीक है, चव्वे चित्रक नागर, पिपली पिपली मूल चव्वे चित्रक नागर, तो उसमें जो चित्रक आता है वो दीपन पाचन औषधियाँ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया दीपन और पाचन का कॉन्सेप्ट। अब अपन संशोधन और संशमन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है घर में होता है, घर में सफाई करते हैं हम, तो दो तरीके के जो है कचरे होते हैं। एक कचरा वो होता है जिसको आप जो होता है वो बाहर फेंक देते हैं, और एक धूल वो होती है जो आप वहीं के वहीं साफ़ कर देते हैं। जो धूल जो आप साफ़ कर रहे हैं वो संशमन है, और जो कचरा आप बाहर फेंक रहे हैं वो संशोधन है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि संशोधन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में दोष प्रकोपित हुआ, तो उन शरीर में प्रकोपित दोषों को शरीर से बाहर निकालना है। अब या तो उधर्व मार्ग से बाहर निकालोगे या अधो मार्ग से बाहर निकालोगे, तो यही क्या है, संशोधन है। अब इसके क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ पंचकर्मा बताए गए हैं, जैसे वमन विरेचन हो गया, निरुआस्थापन बस्ती, शिरो विरेचन हो जाएगा, रक्त की शुद्धि के रक्त मोक्षण हो जाएगा, ये सब करता है। और ये कौन करता है, देवदाली करता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि देवदाली संशोधन करता है, ठीक है, इतना याद रखो। संशमन औषध क्या होती है, वही जो दोषों को बिना बाहर निकाले शरीर में ही शांत कर दे, ठीक है। अब क्या उनमें आकाश महाभूत प्रधान होगा, हाँ, तो ये आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए अमृता, अमृता किसका पर्याय बोला गया है, गिलोय, गुरुची का पर्याय बोला गया है। तो आपको याद रखना है कि गिलोय एक संशमन औषध है। अब देखो अपन जो है इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कोष्ठ की शुद्धि के ऊपर, कि अगर कोष्ठ वाले पोर्शन में किसी भी प्रकार की डिजीज़ है तो वहाँ पर हम किन कर्मों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला आ जाता है अनुलोमन, और यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, दिस इज़ अ संत्रसन, ठीक है। ये हम क्या पढ़ेंगे, इसको संत्रसन पढ़ते हैं, ये संत्रसन है, ठीक है, मतलब स्टूल को सॉफ्ट कर देगा। तो अगर स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, कम्स आउट हो जाता है, वही है। अब देखो अनुलोमन का क्या मतलब होता है कि ये क्या करता है, जो आपका मल है उसको पचाएगा और फिर उसको क्या करता है, तोड़कर बाहर निकाल देगा। तो पचा भी रहा है और बंद को तोड़कर अधोमार्ग से बाहर निकालना क्या हो जाएगा, अनुलोमन हो जाएगा, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बोला गया है हरितकी, क्योंकि हरितकी में पृथ्वी और जल दोनों महाभूत होते हैं। तो कपड़ को क्या याद रखना है कि वात के अनुलोमन की सबसे श्रेष्ठ जो औषध है, सबसे श्रेष्ठ बात किसके बारे में बोली गई है, हरितकी के बारे में बोली गई है। अब संत्रसन का मतलब वही है कि कोई मल है वो चिपका हुआ है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये क्या करता है कि उसको सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो बिना पचे ही शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसे कि आरगविद, ठीक है, क्या याद रखना है, आरगविद, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको समझ में आया कि अनुलोमन में मल का पाक हो जाता है जो हरितकी करती है, और संत्रसन में मल बिना पचे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो सिंपली जो नॉर्मली जब एग्जामिनर आता है तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि अनुलोमन और संत्रसन में क्या डिफरेंस है। तो संत्रसन और अनुलोमन में यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, कि अनुलोमन में जो होता है वो पाक प्रक्रिया होती है, जबकि संत्रसन में पाक प्रक्रिया नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, कोष्ठ शुद्धि के सेकंड पार्ट में आता है भेदन और रेचन, ठीक है। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पर पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है कि एक जो है हार्ड स्टूल है जिसको तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं, और एक हार्ड स्टूल को जो है वोटरी फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो जो वोटरी फॉर्म है वो रेचन हो जाएगा, और जो भेदन है वो क्या हो जाएगा, हमारा तोड़ के बाहर निकालने वाला हो जाएगा। तो वो यही है कि कभी कभी क्या होता है, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, गांठदार हो जाता है और अबद्ध हो जाता है, यानी कि क्या होता है,
टूटता नहीं है बिल्कुल, तो उसको तोड़कर बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या होती है, भेदन कर्म कहलाती है। अब भेदनों का एग्जाम्पल बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि भेदन का एग्जाम्पल क्या है, कुटकी है, ठीक है, किसी चीज़ को कूटना, तो कुटकी से याद रखो आपकी कुटकी हो जाएगा, ठीक है। अब रेचन कर्म क्या होता है कि जो पक्व हो या अपक्व हो, दोनों मलों को तरल रूप से शरीर से बाहर निकाल दे, द्रवीभूत करके बाहर निकाल दे, वो क्या हो जाएगा, हमारा रेचन हो जाएगा। अब देखो रेचन के 3 टाइप्स बोले गए हैं, सुखी विरेचन, मृदु विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन, ठीक है। देखो सुखी विरेचन में आ जाएगा त्रिवृत, आरविद हो जाएगा मृदु विरेचन में, और तीक्ष्ण विरेचन में क्या आ जाएगा, स्नूही शीर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्नूही शीर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि त्रिवृत जो है श्रेष्ठ औषध बोली गई है रेचन के लिए, ठीक है। तो कोष्ठ शुद्धि समझ आ गई। अब देखो, अब मान लो हमारे शरीर में मेद धातु बढ़ गई है, वो किसकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि कफ दोष असंतुलित हुआ, और छेदन कर्म और लेखन कर्म से हम उनको कम करेंगे। तो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो या फिर मेद हो, हर डिसऑर्डर्स वगैरह हो, इन सभी चीज़ों में हम छेदन और लेखन कर्मों को पढ़ेंगे। अब देखो छेदन कर्म का मतलब क्या होता है कि छेदन कर्म में क्या करते हैं, वो बलपूर्वक खींच कर बाहर निकाल रहे हैं, बलपूर्वक उखाड़ कर बाहर निकाल रहे हैं, किसको, कफ को, तो चिपके हुए कफ को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे अब ये कौन कर सकता है, जैसे कहीं भी किसी भी जगह पर जो है बहुत ज़्यादा अगर गंदगी होती है तो आप एसिड डालते हो और वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो उसी तरीके से क्षार को ले लो, या फिर जो है बहुत ज़्यादा अगर गले में खराश वगैरह होती है तो मरीच वगैरह का यूज़ किया जाता है, या शिलाजदू का यूज़ किया जाता है, तो वो छेदन कर्म हो जाएगा। लेखन कर्म की बात करते हैं तो लेखन कर्म का क्या मतलब होता है कि ये इरिटेंट है, वो उस जगह पर जाएंगे और उसको खुरच के बाहर निकाल देंगे। जैसे इरिटेंट होता है बहुत ज़्यादा जगह, जैसे उंगलियाँ करता है कहीं पर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ऐसे इरिटेशन क्या इरिटेट करने की आदत होती है, ये वैसा सा कुछ है कि ये लोग क्या करते हैं, धातु और मलों को सुखाकर खुरच कर बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर ये सुखाने का काम कर रहा है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें वायु महाभूत क्या होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वचा, यव, शोद्र यानी कि शहद, ये सारी चीज़ें जो है बोली गई है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी में शहद घोल के पीते भी हैं पतले होने के लिए, क्योंकि उनकी क्या होती है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसकी वजह से। अब आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्राही और स्तंभन के बारे में। देखो ग्राही और स्तंभन जो होता है वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वो इस पर या तो क्वेश्चंस पूछता है या फिर एग्जामिनर जब आता है तो वो हमसे प्रैक्टिकली वाइवा में पुटअप कर लेता है क्वेश्चन इन दोनों के बारे में, तो ये थोड़ा याद रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो ग्राही और स्तंभन में डिफ्रेंसिएशन क्या है। स्तंभन का मतलब आप ऐसे सोचो कोई चीज़ रुक रही है, तो रुकती कभी कोई चीज़ जब फ्रोजन हो जाती है, जब ऐसे आप फ्रिज में रखते हो बर्फ़ को तो बर्फ़ जम जाता है तो पानी रुक जाता है, वैसे स्तंभन है, तो उसका शीतवीर्य और कषाय रस होता है, ठीक है, स्तंभन करेगा। अब ये कोई क्या कर रहा है, रोक रहा है चीज़ों को, ये पचा नहीं रहा है किसी भी चीज़ को, तो ये पक्व अतिसार की अवस्था में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आम अतिसार में आप स्तंभन का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो याद करने की क्या ज़रूरत है अपन को, अपन ने कषाय स्कंद के द्रव्य याद कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो देखो कुटज, बबूल और लोद्र हो जाएगा, खत्म। ग्राही में क्या याद रखना है आपको, ग्राही जैसे ही ग्राही वर्ड आए ना 3 चीज़ें याद रखो, शुंडी, जिरकम, गजपिपली, क्या याद रखना है, शुंडी, जिरकम, गजपिपली, ये इसके उदाहरण है। अब देखो इसका उष्ण वीर्य होता है और कटु रस होता है, क्योंकि ग्राही है, डाइजेशन करना है तो दीपन पाचन वाली औषधियाँ होंगी, दीपन पाचन है तो कटु रस होगा, दीपन पाचन भी करता है तो आम अतिसार में इसका यूज़ करेंगे कि आम बना हुआ है तो अपक्व अम्ल जो है आम उसका दीपन पाचन कर देगा। चुंडी, जिरकम, गजपिपली क्या है उसको बोला गया है। अब आते हैं कि आपके मनोवय स्रोतस भी होते हैं शरीर में, तो उस मनोवय स्रोतस के लिए एक मेध्य ड्रग या फिर उसका कुछ एक्शंस भी होने चाहिए। तो एक होता है मदकारी प्रभाव, तो मदकारी प्रभाव के बारे में बोला गया है कि जैसे मद्य हो गया, अफीम हो गया, कोई भी नशीली चीज़ हो गई, ये आपके दिमाग में क्या करती है, तम को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से तमोगुण प्रदान होकर बुद्धि में नाश हो जाता है। ऐसे ही प्रमाति और अभिसंधि के बारे में बोला गया है। देखो अभिसंधि मतलब कैसे याद रखो कि जैसे आप दूध या दही मतलब दही वगैरह जब खा लेते हो तो आपके शरीर में अकड़ता आ जाती है एकदम से, इसलिए बोलता जाता है कि ना नक्तम दधि मुंजितम, क्योंकि शाम के मतलब रात के टाइम पे आपको दधि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पिच्छल और भारी होने के कारण क्या करता है, विष्ठंबित कर देता है, आपके रस वाहिनी में जम जाता है जाकर। और प्रमाति का मतलब क्या होता है कि जो ये जमा हुआ पार्ट है इसको ही फोड़ने और निकालने का काम ये करते हैं प्रमाति में। कि इसका वीर्य कैसा होता है, इसका वीर्य जो है पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो स्रोतों में जितना भी संचित दोष है वो उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे मरीच है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, तो उष्ण और तीक्ष्ण है तो वहाँ जाके इरिटेशन करेगी तो वहाँ से बाहर निकल जाएगी ना कोई चीज़, ये उस तरीके से काम करती है। अब देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक होती है औषध व्यवायी, एक होती है विकासी। अब व्यवायी और विकासी आपने विष के गुणों में भी पढ़ा होगा कि विष के गुणों में भी व्यवायी और विकासी आता है। तो व्यवायी का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट उसको लिया ही सही है अभी आपकी बॉडी पर, उसने अपना
प्रभाव प्रकट कर दिया, मतलब डाइजेशन से पहले ही जो संपूर्ण शरीर में फैलकर अपना कर्म करें। जैसे आप भांग पी लेते हैं, कोई एल्कोहल कंजप्शन कर लेता है कोई, या विष वगैरह जो होता है उसका कितना जल्दी इफेक्ट पड़ता है, पॉइजन पीते ही जो इंसान होता है वो ऐसे लटक जाता है, मर जाता है, तो वैसा हो जाएगा। वैसे ही विकासी गुण का मतलब क्या होता है, जब किसी के ऐसे नहीं होता, बोलते कि हाथ पैरों में बिल्कुल जान ही नहीं बची, हाथ पैर से ढीले ढीले हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है आपके समय वहाँ पे बल का नाश हो जाता है। बल मतलब ओज का क्षय हो जाता है, ओज का नाश हो जाता है। जैसे अपन नहीं बोलते कि बिल्कुल ओज नहीं है आज तो कुछ भी करने का, तो वही चीज़ है कि ओज का नाश हो रहा है। धातुओं को अलग कर संधियों को ये ढीला कर देता है। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, सुपारी और कोदो, ठीक है। अब देखो इसको हम किससे कोरिलेट करते हैं, व्यवहार और विकासी को सीएनएस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उससे कोरिलेट करते हैं। तो सीएनएस स्टिमुलेंट या सीएनएस डिप्रेसेंट के जैसे ये काम करते हैं हमारी बॉडी में। और हम व्यवहार को तो वैसे भी ले सकते हैं ना कि भाई इसका रैपिड अब्जॉर्प्शन हो रहा होगा वो वाली फॉर्मेट में, तो ये हमारा व्यवहार विकासी खत्म होता है। रासायन और वाजीकरण की बात करते हैं तो रासायन क्या होता है कि जो हमारी रस से लेकर शुक्र धातु तक सभी का पोषण करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, जरा जल्दी नहीं आती है, रोगों का नाश होता है और उत्तम जो है जीवन आप यापन करते हो, तो रसायन वो हो जाएगा। जैसे गिलोय और हरित की है, ये बहुत ज़्यादा रासायन वाजीकरण औषधि बोली गई है। वाजीकरण का क्या मतलब होता है, वाजीकरण का मतलब होता है कि जो गर्भाशय, गर्भधारण, शुक्र, मैथुन, इन सबसे कोरिलेट करता है। तो वाजीकरण क्या होता है, जिसमें शुक्र धातु की वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे अश्वगंधा और अशोक, जायफल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होगी, तो वो वाजीकरण चीज़ों में आती है, यानी कि वाजीकरण में आती है। तो शुक्र रेचक बोला गया है बृहति फल को, शुक्र स्तंभक बोला गया है जायफल को, और शुक्रल बोला गया है अश्वगंधा को। यहाँ पर ये Z स्क्वायर पॉइंट है, इससे जो है MCQ आ सकता है आपका, या फिर एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी। शुक्रल क्या है, शुक्र रेचक कौन है, शुक्र स्तंभक कौन है, ठीक है। अब आ जाते हैं मानसिक शक्ति के संवर्धन यानी कि मेध्य कर्म के ऊपर, कि ऐसे कौन से एक्शन से जो हमारी धारण स्मरण शक्ति को और ग्रहण शक्ति को बनाए रखते हैं। तो देखो कि जो द्रव्य मेध्य है वो सब इसमें आएगी। अब क्या होता है, इसकी श्रेष्ठ औषध शंख पुष्पी को बोला गया है वैसे तो, बट आचार्य चरक ने 4 ग्रुप्स बताए हैं। याद कैसे रखोगे, मनोवे स्रोतस होते हैं, मेध्य होती है, माँ से याद रखो मंडुकपर्णी और स्वरस, मंडुकपर्णी और मुलेठी, सॉरी मंडुकपर्णी और मुलेठी याद रखो। गुड़ची आपको याद रह जाएगा, शंख पुष्पी आपको याद रह जाएगा, क्योंकि शंख पुष्पी तो श्रेष्ठ औषध है, वो तो याद रखनी है। गुड़ची कैसे, क्योंकि गिलोय और गुड़ची को बोला जाता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको ये चीज़ आपको क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि मेध्य कर्म की जितनी भी औषध है ना वो अपने प्रभाव भेद से काम करती है। तो हो सकता है उनके रसगुण वीर्य विपाक आपसे आप जो है कोरिलेट नहीं कर पाए, पर वो प्रभाव भेद से काम करती है। ऐसे जीवनी और बल्ले कर्म हो जाएगा। देखो जीवनी मतलब क्या होता है, जिंदा रहने के लिए जरूरी, ठीक है, जीवन के लिए जरूरी। जीवन कब मिलेगा, जब ओज अच्छा होगा, तो ये ओज की वृद्धि करता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारे शरीर में वो बना रहता है, हमारे शरीर में जीवनीय, हम जीवनीय रहते हैं, लाइफ प्रोमोटिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब गुण कैसा होगा इसका, जैसे कि कैसा गुण होगा, मधुरस होगा, जैसा मधुर स्निग्ध होगा, शीतवीर्य होगा, भ्रंगण करेगा हमारे शरीर में। जैसे सबसे श्रेष्ठ दूध को बोला जाता है कि आप दूध पियो, मम्मियाँ क्यों बोलती है इतना कि दूध पियो, इसी वजह से बोलती है क्योंकि वो जीवनीय है। बल्य मतलब क्या होता है, जो ओज को बढ़ाए, बल को बढ़ाए, तो बस यही क्या होता है, ये ओजोवर्धक होता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से बोला जाता है कि जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच में जो बातें होती है कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, उनमें जो है बल ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो मांस वगैरह ये सब खाते हैं। तो सामान्य सिद्धांत से अगर मनुष्य के शरीर में मांस कम है तो अपना आयुर्वेद भी कहता है कि आप मांस खाइए, ठीक है, तो वैसे हो जाएगा। शतावरी बोला गया है। विशेष रूप से बात करें तो कोई विशिष्ट अंग का बल बढ़ाना हो, जैसे गर्भाशय जो है उसका बल बढ़ाना है तो फीमेल्स को अशोक दी जाती है जब उनके पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होती है। और हृदय के लिए जो है अर्जुन को बताया गया है, अर्जुन बहुत अच्छी औषधि है हृदय के लिए। तो यहाँ पर आ जाता है कि अगर आपको आपका जीवन स्थिर बनाना है, आयु स्थिर बनाना है, तो आप जीवनीय वर्ग के द्रव्यों का सेवन करो या फिर जीवनीय कर्म जो है वैसे द्रव्यों का सेवन करो, ठीक है। अब आ जाता है हमारे भ्रंगण और लेखन लंघन, सॉरी इसके ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ये क्या है, मोस्ट जो है फेवरेट टॉपिक में आ जाता है। लंघन हो गया, भ्रंगण हो गया, ग्राही हो गया, स्तंभन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो जीवनीय, ये सब चीज़ें जो होता है फेवरेट टॉपिक में आ जाता है। देखो अब भ्रंगण मतलब मोटा करना है इंसान को, मोटा ताजा करना है। तो मोटा ताजा करने के लिए क्या चाहिए, गुरु, शीत, स्निग्ध, बहल और स्थूल, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हैवी हो वो चाहिए, जैसे मांस हो गया। सिंपली ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। किसी चीज़ को पतला करना है तो डाइटिंग करवाओगे आप, डाइटिंग के लिए क्या बोलोगे उसको कि ऐसी चीज़ें खा जिसमें क्या हो, कम हो,
क्या हो, फेट कम हो, तो अग्नि, वायु और आकाश दोगे आप उसको, ठीक है। अब 10 प्रकार के लंघन कर्म जो है हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसको थोड़ा अपन देख लेते हैं कि 10 प्रकार के लंघन कर्म क्या होते हैं। जैसे वमन है, विरेचन है, ये तो आप पढ़ के आ रहे, विरेचन पित्त की श्रेष्ठ औषध है। बस्ती हो जाएगी, बस्ती किसके लिए दी जाती है, वो सब हो जाएगा। वमन किसके लिए करवाया जाता है, कफ के लिए वमन होता है, और बस्ती किसके लिए दी जाती है, वात के लिए दी जाती है। नस्य हो जाएगा, नस्य कर्म आप पढ़ते हैं। देखो मारुत और आतप एक जैसा साथ में याद हो जाएगा, क्योंकि आतप अग्नि हो जाएगा, मारुत हवा हो जाएगी, तो मारुत आतप याद हो जाएगा। पाचन को याद रख लो, किसके साथ में, व्यायाम के साथ में, कि अच्छा पाचन कब होगा, जब व्यायाम करोगे। और पिपासा और उपवास एक जैसा हो जाएगा। तो देखो वमन, विरेचन, निरु, नस्य, फिर उसके बाद उपवास, पिपासा, फिर उसके बाद व्यायाम, पाचन, और उसके बाद मरुतोरातप, ठीक है। तो भ्रंगण और लंघन ये 2 प्रकार की चिकित्सा होती है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि लंघन करवाओगे तो हल्कापन आएगा बॉडी में, भ्रंगण करवाओगे तो मोटा होएगा, ताजा होएगा इंसान, ठीक है। अब देखो कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताया गया है कर्म के ऊपर, कि कर्म को तर्क संग्रह ने बोला कि भाई कर्म का मतलब क्या होता है, तर्क कर्म का मतलब कार्य होता है। तो कार्य का मतलब तो बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे कोई उत्क्षेपण हो गया, मतलब अपवर्ड मूवमेंट, अवक्षेपण मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, आकुंचन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपस में पास आना, और दूर जाना मतलब प्रसारण, मतलब एक्सपेंशन होना। और नॉर्मल लोकोमेटरी मूवमेंट्स तो अपने शरीर में होते ही है, जैसे गमन होता है वो सब। अधिष्ठान भेद से बोला गया है कि कोई भी जो डिजीज़ हुई है, या फिर कोई भी अप्लाई करते हैं अपन कोई चीज़ को, या फिर कर्म हुआ है वो लोकली हुआ है, किसी भी सिस्टम के ऊपर हुआ है, कोई फिर स्पेसिफिक कर्म है, जैसे मेध्य कर्म है, प्रभावजन्य स्पेसिफिक है ना, कि भाई वो प्रभाव भेद से काम करेगा। सार्वदेहिक मतलब सिस्टमेटिक है, कि भाई ज्वरगन है, रसायन है, वाजीकरण है, क्या है। और स्थानिक मतलब लेप, ऑइंटमेंट वगैरह, अंजन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी अधिष्ठान भेद से, तो साइट ऑफ एक्शन हो जाएगा। अब एक होता है औषध कर्म से और एक पंचकर्म से। पंचकर्म सबको याद है, वमन, विरेचन, निरु, अनुवासन और शिरो विरेचन पंचकर्मों में आते हैं। परिमार्जन में आ जाएगा हमारे औषध कर्म, जैसे बाहर की तरफ लगा रहे हो आप तो ऑइंटमेंट लगाओगे या लेप लगाओगे, तो लेप वाला पोर्शन आ जाएगा। अंतः की बात करते हैं कि अंदर में क्या करोगे, संचमन औषध, वही धूल को साफ करना। और शस्त्र प्राणिधान मतलब सर्जरी होती है। तो 3 तरीके की तो चीज़ें हुई ना, तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है। फिर कर्म की इंपॉर्टेंस के बारे में बोला गया है कि भाई कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कर्म जो है शल्य कर्म वगैरह में शारीरिक चेष्टाओं भी क्या होती है, कर्म के ही बहुत बोली गई है। तो द्रव्य गुण शास्त्र में जो है कर्म का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अब जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद हम जो है 11th चैप्टर यानी कि जनरल फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर होने वाला है, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सारे क्वेश्चन जो है उसी से पूछे जाते हैं। रेड जोन चैप्टर जो है खत्म होने की कगार पर है। रेड जोन चैप्टर खत्म हो रहे मतलब आप समझे कि 53% आउट ऑफ विच जो है हम देखा था कि आउट ऑफ 100 53% जो पोर्शन होता है वो इसी से आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने इस चीज़ को जो है ख़त्म किया है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर